कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। देखिए, मेरी तरफ से एक बात बिल्कुल साफ है कि मंडल आयोग लागू होगा। सरकार बनते ही 20 दिसंबर 1989 को जनता दल की मीटिंग में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी के नेताओं को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, अगर मंडल आयोग लागू हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। नहीं। My reaction is also the CPM reaction at that time was that how has he done it without taking any one of us into confidence? He should not do it. 1 जनवरी 1990 राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने यह फैसला लिया कि जल्दी ही दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। सरकारी रिकॉर्ड में जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, उसे आम बोलचाल में मंडल आयोग कहा जाता था। हालांकि वीपी सिंह के साथ खड़े नेता ही मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के मामले में एकमत नहीं थे। जनता दल के अंदर झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सरकार का चलना असंभव दिखने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर कि दरअसल ये तो सरकार जा रही है और विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग लागू करने जा रहे हैं, तो हम किस मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। अरुण नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल और रामकृष्ण हेगड़े इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। अजीत सिंह भी इस फैसले पर वीपी सिंह के साथ नहीं थे। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदी पट्टी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया। वीपी सिंह को एक बार फिर सत्ता का समीकरण दिखने लगा था। मंडल आयोग की सिफारिशों की खबर से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक एक बार फिर परेशान हो उठा। लाल कृष्ण आडवाणी को लगने लगा था कि वीपी सिंह पिछड़े वर्ग के हिमायती बनकर उभरना चाहते हैं। और इसी बीच 31 मार्च 1990 को वीपी सिंह सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह जी, हम उसमें कैबिनेट में थे, और उस समय जो एमपीज थे उनकी बड़ी संख्या, जो उनका बैकग्राउंड था वो लोहिया की विचारधारा का था, और उसमें आंदोलन बहुत पुराना था। ये आंदोलन एक आज 10-5 बरस का नहीं है, सदियों का है। इसमें पूरे देश भर में अलग अलग इलाकों में ये सोशल डिस्पैरिटी के खिलाफ जितनी लड़ाई हुई उतनी किसी चीज के लिए नहीं हुई। 7 अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया, तो देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच चुकी थी। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों से जूझ रहे नौजवानों के गुस्से में आरक्षण की नई नीति ने आग में घी डालने जैसा काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए।
आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई वो उतना ही उग्र होता चला गया। डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपीज हमारे साथ है, ना ही एमएलएज हमारे साथ है। तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। करेंगे हम लोग, जलाएंगे, बस जलाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है। तो और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस का सहारा लिया तो सड़कें खून से लाल होने लगी। इस सबसे दूर दिल्ली की राजनीति ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरक्षण का तीर उनके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, क्योंकि मंडल कमीशन से उपजी आरक्षण नीति का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर पड़ा। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड और झारखंड नहीं बने थे। तो बिहार की 54 सीटें और उत्तर प्रदेश की 85 सीटें, यानी कुल मिलाकर 139 सीटें होती थीं, जो लोकसभा की कुल सीटों का लगभग 1/4 होता था। मंडल कमीशन जब बना और लागू हुआ तो इसका प्रभाव उत्तर भारत में इसलिए अधिक दिखा क्योंकि उत्तर भारत संभवतः जाति प्रथा में इतने कठोरता से बटा हुआ है और जाति प्रथा इतनी नीचे तक लोगों के जहन में है कि उसी ढंग से इसका विरोध भी हुआ और उसी ढंग से इसका फायदा भी पहुंचा। तो इसलिए उत्तर भारत में मैं समझता हूं तमाम राज्यों में इसका असर देखने को मिला। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकता था। यही वजह थी कि दिल्ली की राजनीति अपनी चाल से चलती रही। दाव पेंच, अगड़ा पिछड़ा, कुर्सी पावर के खेल में डूब गई। आरक्षण के नाम पर हालात बदतर होने की आशंका से सवर्ण नाराज थे, तो पिछड़े वर्ग में आने वाले लोग सरकारी नौकरियों में अपनी आरक्षित भागीदारी की उम्मीद से खुश। समाज टुकड़ों में बंट रहा था और बंटता समाज अब लहूलुहान भी हो रहा था। सवर्ण तबके के लिखने पढ़ने वाले हाथों ने वीपी सिंह मुर्दाबाद की तख्तियां थामी तो पुलिस प्रशासन का डंडा उन पर कहर बनकर टूटने लगा। कई छात्रों ने विरोध में खुद को आग लगा ली, कई हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान खोते चले गए, तो कई नए नेता उभरने लगे जिनकी सियासत की बुनियाद जातिवादी वोट बैंक पर टिकी थी। यदि माहौल है, उस माहौल में यदि आग लगा हुआ है, थोड़ा सा भी उसमें घी या तेल पड़ता है तो उसमें और है। और फिर न्यूज़ तो न्यूज़ होता है। न्यूज़ में तो आप जानते हैं कि कुत्ता आदमी को काटे तब तो न्यूज़ नहीं बनता है, आदमी जब कुत्ता को काटता है तभी न्यूज़ बनता है। उस समय हमने अगुवाई करके प्रधानमंत्री से बात कही कि ये मैनिफेस्टो में भी है, 2 मैनिफेस्टो में आ चुका है, इसको लागू करिए, और इस तरह से वो लागू हुआ। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल के रुख को और चंद्रशेखर के रुख को देखा कि ये अब साथ दूर तक जाने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी, जो जनता दल के घोषणा पत्र का हिस्सा भी था, उसको चुना, कैबिनेट से पास करवाया और बाद में अगस्त 90 में उसे घोषित भी कर दिया। सियासी तिगड़म से बनी जनता दल सरकार में हर कोई तिगड़म के जरिए ही सियासत साध रहा था। तो 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी।
इस ऐलान ने जनता दल की छतरी तले जमा हर दल के सामने नया संकट पैदा कर दिया। समर्थन दे रही बीजेपी को भी लगा कि कहीं राजनीतिक रास्ते उसके लिए भी बंद न हो जाएं। हर कोई फैसला लेने पर उतारू था, लेकिन इस बार आंदोलन ने नहीं, सियासी फैसलों ने देश के सामने आंदोलन सरी के हालात पैदा कर दिए। और आंदोलन के जरिए राजनीति कैसे साधी जाए, ये संकट अडवाणी से लेकर देवीलाल तक के सामने था। देवीलाल सही मायने में ताऊ की भूमिका में आ गए। 9 अगस्त 1990 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन देवीलाल ने दिल्ली के बोट क्लब में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। देवीलाल जाट समुदाय के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता थे, लिहाजा उनकी पुकार पर सुबह से ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों से लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठा होने लगे। चंद्रशेखर, जो कि सरकार के साथ थे, वो भी इसी रैली में वीपी सिंह सरकार के प्रति अपना असंतोष जताने के लिए शामिल हुए। देवीलाल के अलावा उत्तर प्रदेश से दलितों की राजनीति के नेता कांशीराम, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, एचडी देवेगौड़ा भी शामिल हुए। शरद यादव के आने की भी खबर थी, लेकिन वो नहीं आए। रैली ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सामाजिक संघर्ष का नया दौर शुरू कर दिया। सियासत बंटी, नेता बंटे तो समाज भी बंटा। अगले ही दिन यानी 10 अगस्त से आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। इस तरह से देश में जेपी आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू किए जाने से एक तरफ पिछड़ी जातियों के वो छात्र खुश थे जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी, वहीं वो छात्र जो पढ़ने में अव्वल थे और उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे, उनका कहना था कि इससे प्रतिभा के साथ अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार समर्थन और विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें राजनीति की चाशनी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। झटके में समाजवादी से लेकर वामपंथियों के छात्र कैडर पर भी इसका असर पड़ा। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों के सामने सबसे बड़ी डिबेट यही हो गई कि मंडल कमीशन के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। आक्रोश इस हद तक बढ़ता चला जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा और लूटपाट की घटनाएं भी होने लगी। लेकिन सियासत जिस तरह खामोश थी और हंगामे के बीच 13 अगस्त को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। छात्रों में गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अपर कास्ट के हैं और वो मंडल कमीशन को लागू करवाएंगे तो उस पर इतना बड़ा रिएक्शन होगा, ये दिमाग में नहीं था। तो धीरे धीरे दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्र बन गया जहां मुख्य रूप से विरोध तो हो ही रहा था, साथ में कुछ स्वर इसके समर्थन में भी उठ रहे थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जब इसका विरोध होने लगा तो इस विरोध को लोग सड़कों पर ले जाने लगे और इस विरोध में उन्होंने गाड़ियों को रोकना शुरू किया और तमाम यातायात को बाधित करना शुरू किया। तो इस तरह से यह एक खबर बनने लगी, मीडिया में भी इसको जोर शोर से उछाला गया। इसके समर्थन में तो बड़ी मुश्किल होती थी, उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन विरोध में छोटी मोटी बातें भी बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया जाता था। तो इस तरह से यह एक बड़ा शक्ल इख्तियार कर लिया दिल्ली में। अगले ही दिन यानी 14 अगस्त को अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष उज्जवल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी सरकार के पास रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई योजना तो थी नहीं। ऐसे में सरकारी नौकरी ना मिलने के भय ने
उच्च जाति के छात्रों को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन वीपी सिंह अडिग थे। वो चाहते थे कि लाल किले की प्राचीर से मंडल की सिफारिशों को लागू कर सकें ताकि उनका भाषण इतिहास में दर्ज हो सके, और हुआ भी यही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश के चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। 19 अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय के सुरेंद्र सिंह चौहान ने आत्मदाह कर लिया। ये छात्र देशबंधु कॉलेज में इवनिंग का छात्र था, और उसके बाद अचानक खबर आई कि दिल्ली विश्वविद्यालय के राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। छात्रों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विरोध इसलिए सिर्फ नहीं था कि नौकरियों की संख्या कम हो रही, प्रश्न यह था कि जिस पर मेरा हक है वो किसी और को क्यों जाए, और खास तौर से ऐसे जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं, जो आज तक उनसे आंख नहीं मिला सकते थे, उनको अगर यह मौका मिल रहा था तो यह द्वेष का कारण भी बन रहा था और आंदोलन में आग में घी की तरह यह काम कर रहा था। तो राजीव गोस्वामी का वो कोई सोचा हुआ वो कदम नहीं था कि मुझे करना है ये, क्योंकि आदमी अंदर से बहुत ही दुखी था, परेशान था कि हम लोग घर बार छोड़ के बाहर पढ़ने आए हैं और अचानक से ये आरक्षण हो जाना, तो हर आदमी की मेहनत पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो उस आक्रोश में राजीव गोस्वामी ने एक कदम उठाया